नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नेपाल में फिर आ सकती है भीषण बाढ़, चीन ने दिया अलर्ट। तिब्बत नेपाल में बाढ़ से अब तक 472 लोगों की मौत, 290 भारतीय सहित 1500 लापता लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण से जुड़ा कानून लागू। स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना उद्देश्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर। शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क की करेंगी यात्रा। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल। बहनें भाइयों की कलाई पर बांध रही हैं राखी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास। गत विजेता फैबियानो कारुआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 472 हो गई है। नेपाल में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 469 हो गई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए। राहत और बचाव अभियान के तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में बताया कि देश के 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार चितवन से 178, नवलपरासी ईस्ट से 110, गोरखा से 44, नुवाकोट से 37 और धादिंग जिले से 33 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह तनहू से 28, नवलपरासी वेस्ट से 27 और रसुआ से 12 शव मिले हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 1545 घायल और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इनमें से 84 लोगों का काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के बयान के मुताबिक इस त्रासदी के बाद तीसरे दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी है। अभियान में 7451 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 2391 जवान शामिल हैं। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी है, वहीं उनके परिजन भी उनकी तलाश के लिए परेशान हो रहे हैं। काका छोटे का आप नेपाल से ही हो? नेपाल, नुवाकोट से, ककनी गांव पालिका, वड़ा नंबर 1। कितने रिलेटिव, कितने लोग आपके मिसिंग हैं? हमारा एक। तो इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका? नहीं, इस लिस्ट में हमारा। मेरा नाम प्रशांत बलामी। अंकल का क्या नाम था? अर्जुन बलामी है। वो मिसिंग है? मिसिंग है। आपके गांव में जहाँ बाढ़ आई थी, वहाँ खाना पीना दवाई कुछ पहुँच पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तो तब वो गाँव के ऊपर के अभी विक्टिम लोग नहीं आ रहे। जो गाँव में रहा है वो उन्हीं को लेकर आ रहा है इधर। आपके कौन मिसिंग है? मेरा भाई है। भाई है? हाँ। क्या अभी आप लोगों के सामने बड़ी समस्या क्या है, चुनौती क्या है? मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा। वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से। क्या करे? इसमें नाम नहीं है? इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब आपकी उम्मीद तो जग रही है ना? जग रहे भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सरकार से अनुरोध है, कैसे से पढ़ के मेरे भाई को बचा लो, निकालो। नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब भोटे कोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यह प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के अनुसार गुरुवार सुबह तक नई अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह झील छोचेनखोला और पुरेपू
सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में फोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और फोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यात्रियों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश और बचाव दलों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संभावित बाढ़ का आकलन और जोखिम विश्लेषण कर रहे हैं। संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल गिरोंग पहुंच गया है ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है और जारी बचाव अभियान और मुश्किल हो सकता है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा है कि उनका पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें निर्माणाधीन त्रिशूली एक नदी प्रवाह आधारित जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 श्रमिक और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। भारत ने तिब्बत की ओर मौजूद करीब 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से सुरक्षित निकाले जाने के लिए सहायता मांगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ डिजिटल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीयों की स्थिति और उनकी कुशलक्षेम का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर्स और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत नेपाल में बाढ़ के बाद लगातार मदद कर रहा है। भारत ने नेपाल के लिए राहत सहायता भी बढ़ा दी है। बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सामग्री भेजने के बाद कल एक सैन्य परिवहन विमान से 37.5 टन और HDR सामग्री, दवाएं और खाद्य सामग्री भेजी गई। इस तरह अब तक कुल 47.5 टन सहायता भेजी जा चुकी है। राहत सामग्री के साथ एक और इंडियन एयरफोर्स CJOJ C-13OJ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज नेपाल के लिए रवाना होने की उम्मीद है। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बकहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और कृषि मंत्रियों ने उच्च स्तरीय बैठक कर बाढ़ संभावित जिलों में आपात चिकित्सा, संक्रामक रोगों की रोकथाम और कृषि सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं। और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। इस बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की आशंका को देखते हुए तैयारियों को मुस्तैद रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय SDRF पलटन और 22 PAC कर्मियों को नेपाल में तैनात किया है। महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सुगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने नारायणी नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इससे निपटने के लिए SDRF की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। तमाम टीम्स को राहत और बचाव के आवश्यक उपकरणों के साथ अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य शुरू करने में किसी तरह की देर नहीं होगी। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है।
महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़ा कानून महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 आज से पूरे राज्य में लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य तरह के लालच के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। कानून के तहत विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले जबरन या अनुचित प्रभाव वाले धर्मांतरण को भी रोकने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस कानून का उद्देश्य और प्रावधान क्या है, किन परिस्थितियों में धर्मांतरण मान्य होगा और किन परिस्थितियों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बात करें मूल उद्देश्य की तो कानून से जबरन, लालच या धोखे से धर्मांतरण पर पूर्ण रोक लगेगी। सिर्फ धर्म बदलने के लिए की गई शादी अवैध घोषित होगी। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए धर्म बदलने से 60 दिन पहले डीएम को आवेदन देना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 60 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और धर्मांतरण पूरा होने के बाद प्रशासन को पुनः घोषणा देना भी आवश्यक होगा। साथ ही इस कानून के तहत अगर किसी का जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति खुद या पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर पीड़ित खुद शिकायत करने की स्थिति में नहीं है तो उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार का कोई भी सगा रिश्तेदार पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। और साथ ही इस अधिनियम के तहत सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की जेल और 1 लाख का जुर्माना तय किया गया है। और यदि धर्मांतरण किसी महिला, नाबालिग, SC/ST वर्ग के व्यक्ति या फिर सामूहिक रूप से कराया जाता है तो सजा 7 वर्ष की जेल के साथ जुर्माना बढ़कर 5 लाख हो जाता है। अपराध का दोहराव करने की स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं यदि कोई संस्था या संगठन इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो तय सजा के साथ साथ उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसकी सरकारी वित्तीय सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी। तो ये तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रावधान महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत किए गए हैं। एफआईआर के तहत अधिकार भी कई सारे दिए गए हैं और कानून को कड़ा बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों, सीईओज और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, देश की आर्थिक स्थिति और भारत अमेरिका के बीच कारोबारी और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। निर्मला सीतारमण यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन भी जाएंगी, जहां स्टार्टअप्स, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत होगी। और इसके बाद एशविले में वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारत इस मंच पर वैश्विक आर्थिक मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखेगा और G20 देशों के साथ सहयोग मजबूत करने की कोशिश करेगा। अमेरिका दौरे के आखिरी चरण में वित्त मंत्री न्यूयॉर्क जाएंगी, जहां निवेशकों और वित्तीय क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगी। इस दौरान NASDAQ में बेल रिंगिंग समारोह में भी वित्त मंत्री शामिल होंगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री 25 अगस्त से कनाडा और अमेरिका के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। कनाडा में उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। कनाडा में भारत कनाडा के बीच ये पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता थी, जिसमें दोनों देशों ने निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो शहर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 3 दिनों के दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। न्यूज़ 10 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च।
बरसों से जाती पड़ेगी MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। ये योजना भारत में वित्तीय समावेश के क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम पड़ाव रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहल के तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। प्रति खाता औसत जमा राशि 5,356 रुपये है। योजना के तहत 78% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी इलाकों में खोले गए हैं और लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर है। PMJTY அக்கௌண்ட்டு லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணேன். சுய உதவி குழுக்காக கிளை மேலாளர் வந்து ஒரு குழு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. அப்போது வந்து நான் அதில் ஜாயின் பண்ணி அதில் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு சேமிப்பு எதுவும் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ மினிமம் அக்கௌண்ட் இல்லாதனால நான் ஓப்பன் பண்ணி அதனால் எல்லா சேவையுமே என்னால் அடைய முடிஞ்சுது. அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இதில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க. வங்கி சேவை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது. நமக்கு கஸ்டமர் ரெஸ்பான்சிபிள் நல்லாவே பேங்க் சைட்லேருந்து இருக்குது. रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। साथ ही बस अड्डों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में आधुनिक डिजाइन वाली राखियों के साथ साथ पारंपरिक राखियां भी खूब देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार याद दिलाता है कि हर रिश्ता भरोसे, संवेदनशीलता और आपसी सहयोग के आधार पर टिका होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह हर्षोल्लास का पर्व प्रेम, स्नेह और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे तथा हमें करुणा, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। सभी के सुख और शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक
ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने के आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला तुरंत लागू होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक आंतरिक विभाग को नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। लेक ओंटारियो उत्तर अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से एक है, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य और कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सीमा पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच हाल ही में व्यापार वार्ता टूटने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है, जिसके बीच ये फैसला सामने आया है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका किए जाने के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि लेक ओंटारियो का नाम 400 साल से भी अधिक पुराना है। ये नाम कनाडा की परिसंघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की आज़ादी की घोषणा है, दोनों के अस्तित्व में आने से पहले का है। उन्होंने कहा कि कनाडाई नागरिक अच्छी तरह जानते हैं कि इसका नाम पहले भी लेक ओंटारियो था, आज भी यही है और भविष्य में भी इसे इसी नाम से जाना जाएगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रिजाई के मुताबिक क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना इन शर्तों में शामिल है। ईरान और ओमान के बीच इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही के लिए एक शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति बनी है। हालांकि समझौते के बाकी विवरण पर अभी बातचीत जारी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को पहले ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी खत्म करनी होगी, मुआवजा देना होगा और प्रतिबंध हटाने होंगे। युद्ध से पहले दुनिया की करीब 5वीं तेल और एलएनजी आपूर्ति हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरती थी। गजा में इजराइल के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में से 2 की मौत गजा शहर में अलग अलग हमलों में हुई। तीसरे व्यक्ति की मौत और अन्य लोगों के घायल होने की घटना दक्षिणी गजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक टेंट पर हुए हमले में हुई। इजराइल की सेना ने कहा है कि इन हमलों में हमास के एक चरमपंथी को निशाना बनाया गया था और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड के प्रमुख निकोले म्लादेनोव ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में इजराइल के लगातार हमलों के लिए उसे फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की उपराजदूत नोआ फुरमैन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इजराइल ट्रंप की शांति योजना के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पहले हमास का निरस्त्रीकरण होना चाहिए। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानंदा ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। शानदार वापसी करते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। फाइनल के आखिरी दिन प्रज्ञानंदा कारुआना से 6 अंक पीछे चल रहे थे। क्लासिकल गेम्स के बाद वो 3-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन रैपिड सेक्शन में उन्होंने जोरदार वापसी की और दोनों गेम जीतकर स्कोर 11-9 कर दिया। इसके बाद मुकाबला ब्लिट्ज गेम्स में पहुंचा। पहला ब्लिट्ज गेम ड्रॉ रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने जीत के मौके गंवाए। दूसरे ब्लिट्ज गेम में कारुआना ने जीत दर्ज कर स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया और मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन प्रज्ञानंदा ने धैर्य बनाए रखा और ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया। और इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में उनकी जगह भी पक्की हो गई है। महिला T20 एशिया कप का आगाज आज से यूएई के दुबई में होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड का सामना हांगकांग चीन से होगा। 8 टीम्स के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, थाईलैंड और हांगकांग चीन हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 13 सितंबर तक चलेगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजरें खिताब पर होंगी। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन है, जिसने 2024 के फाइनल में भारत को हराया था। और मोनाको के ग्रिमाल्डी फोरम में आयोजित 2026-2027 यूईएफए चैंपियंस लीग ड्रॉ में 36 टीम्स के लीग फेज का शेड्यूल तय हो गया है, जिसके तहत प्रत्येक टीम 4 होम और 4 अवे मैचेस सहित कुल 8 मुकाबले खेलेगी। मौजूदा चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मेन का सामना बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी से होगा। जबकि मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बार्सिलोना से भी तय हुआ है, वहीं रियल मैड्रिड की भिड़ंत आर्सेनल और इंटर मिलान से होगी। 2 सत्रों के बाद वापसी कर रही मैनचेस्टर यूनाइटेड को बायर्न म्यूनिख और
एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ना होगा, आर्सेनल का सामना बायर्न म्यूनिख से भी होगा और लिवरपूल की टक्कर एटलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान से होगी। इस नए फॉर्मेट के तहत अंक तालिका की शीर्ष 8 टीम्स सीधे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश करेंगी, जबकि 9वें और 24वें स्थान पर रहने वाली टीम्स के बीच नॉकआउट प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति और इसके बाद डीडी न्यूज़ पर देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ रक्षाबंधन पर डीडी न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति। नमस्कार।